कभी हालात की वजह से मायूस हुए हों और वो दौर कैसा रहा और उस पोजीशन से कैसे बाहर निकले? हाँ, 2008 में तकरीबन मेरा ना स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा सऊदी अरबिया में। 3 दफ़ा मेरा वीज़ा आया, लेकिन मेरी बदकिस्मती समझिए या मेरे मालिक की हिकमत समझिए कि मेडिकल क्लियर ना होने की वजह से मैं उधर ना जा सका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान सल्फी और आप देख रहे हैं इमरान लाइन्स। आज की वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे प्रोफेसर मोहम्मद असगर फ़ारूकी साहब से। यकीनन एक बहुत ही उम्दा शख्सियत। आप उनकी ज़िंदगी के वाक़यात सुन के ख़ुद भी हैरान होंगे कि उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की और इस मरहले तक कैसे पहुँचे। मीर तकी मीर ने एक मुकाम पे कहा था कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो मोहम्मद असगर फ़ारूकी साहब अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजार चुके हैं और ज़िंदगी के कई एक तजुर्बात, मुशाहिदात अपनी आंखों से और अपने काम से बसर कर चुके हैं। यकीनन आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही मुफीद मालूमात मिलेगी। चलते हैं प्रोफेसर मोहम्मद असगर फ़ारूकी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी फ़ारूकी साहब, तबीयत कैसी है आपकी, मजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फ़ारूकी साहब, आपका ताल्लुक़ एक तालीमी निज़ाम से है, तदरीसी निज़ाम से है। आप अपने सबसे पहले कैरियर के बारे में बताइए कि आपने अपना तालीमी कैरियर कब और कहाँ से शुरू किया? सर, मैंने इब्तदाई तालीम अपने गांव महला बुक्कन से हासिल की, प्राइमरी, और उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल ढुलियाना से मैंने मैट्रिक किया है और उसके बाद मैंने हिफ़्ज़ किया है साहिवाल में। माशाअल्लाह। और उसके बाद मैंने दरस निज़ामी जो 8 साल होता है ये पढ़ा है और उसके साथ साथ ही मैंने प्राइवेटली इंटर का, ग्रेजुएशन का और मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज़ का इम्तिहान दिया और पास किया है। माशाल्लाह, बहुत अजीम कैरियर रहा कि तालीम के दौरान इन्होंने माशाल्लाह हिफ़्ज़ भी किया, दरस निज़ामी भी मुकम्मल पढ़ी और दरस निज़ामी के साथ इन्होंने असरी तालीम को छोड़ा नहीं बल्कि उसको भी साथ लेके चलते रहे। अच्छा असगर साहब, आपका जॉब का कैरियर कहाँ से शुरू हुआ? लेक्चरर इस्लामियात तक का ये जो सफ़र है ये बयान करें। इस मुकाम तक किन किन मराहिल से गुज़रे और ये जॉब आप कैसे हासिल किया? ये 2008 में मेरा ग्रेजुएशन हो चुकी थी, तो इसके साथ मैंने पार्ट 1 का एमए का इम्तिहान भी दे दिया था। तो उस दौरान सीटें आई एजुकेटर्स की, तो मैं एलिजिबल था, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे पता न चला। तो आखिरी दिन जो मतलब अप्लाई करने का था उस दिन मुझे पता चला, लेकिन तारीख़ वो वक्त गुज़र चुका था, मैं अप्लाई ना कर सका। इसी वजह से मैं तकरीबन 2009 से लेकर 2014 मार्च तक मैं जॉबलेस रहा। तो 2014 में मुझे 14वें स्केल की अरबिक टीचर की सीट मिली। मैंने वो ज्वाइन की कादराबाद में। तो इसके 1 साल बाद ये लेक्चरशिप की वैकेंसीज़ आ गई, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो उसी साल ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ये जो लेक्चरशिप की सीट है ये इनायत फरमा दी। मतलब 2015 दिसंबर में मैंने ज्वाइनिंग की है लेक्चरशिप की। माशाल्लाह, यकीनन कोई भी कामयाबी वो आपको पहले नहीं मिलती, उसके साथ आपको कई मुश्किलात भी आती हैं। तो इन्ना माल उसरी उसरा, हमेशा तंगियों के साथ ही आसानियाँ आया करती हैं। तो फ़ारूकी साहब, हर इंसान के मन में ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर देखे, इस मुकाम तक पहुँचे। हर बंदे के जहन में कोई ना कोई ख्वाब उसने सजाए होते हैं। आप अपने आप को यहाँ से 10 से 12 साल बाद किस मुकाम पे देखना चाहते हैं? मन में क्या ख्वाहिश है, मन में क्या ख्वाब है? ख्वाहिशात तो नहीं है, बस एक ख्वाब है, कोशिश है उसके लिए
कि अब मेरा एमफिल हो चुका है, इसके बाद पीएचडी करूं और जिस हद तक हो सके जो आने वाली नस्ल है उसके लिए मैं कुछ अपनी इल्मी खिदमात सर अंजाम दे सकूं। तो इसलिए मेरी बस ये ख्वाहिश समझ लें, कोशिश समझ लें, यही है कि मैं इल्मी हवाले से कोई ना कोई ऐसी खिदमात अंजाम दूं जिससे आने वाली नस्लें जो हैं वो फ़ायदा हासिल कर सकें। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। जहाँ पे कई लोगों की सरमायादाराना सोच है, तो आपकी सोच को सलाम है। अच्छा सर, कामयाबी के इस सफ़र में यकीनन बहुत से मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है, तो कभी हालात की वजह से मायूस हुए हों, और वो दौर कैसा रहा और उस पोजीशन से कैसे बाहर निकले? हाँ, 2008 में तकरीबन मेरा ना स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा सऊदी अरबिया में। 3 दफ़ा मेरा वीज़ा आया, लेकिन मेरी बदकिस्मती समझिए या मेरे मालिक की हिकमत समझिए कि मेडिकल क्लियर ना होने की वजह से मैं उधर ना जा सका। उस दौरान मुझे जो एक धचका लगा, मैं बड़ी एक अपने ऊपर एक कैफियत, मेरी मायूसी की कैफियत समझ लें या मतलब जो भी समझ लें, मैं महरूम समझता था अपने आप को इस सादत से कि मैं वो हासिल ना कर सका। मैं उधर जाता, 4-5 साल पढ़ता और मुक़द्दस वो जो जगह हैं, मकामात हैं, मैं वहाँ जो है रहता, पढ़ता तो फैज़याब होता। लेकिन उधर ना जा सकने की वजह से मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा मायूस भी हुआ, और वो अरसा यकीनन मेरे लिए बड़ा परेशान कुन था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे ये 17 की जॉब अता फरमा दी और उसके साथ ही मेरी शादी भी हो गई, उससे पहले शादी हो गई थी, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक इत्मीनान सा बख्शा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझ गया कि अल्लाह ताला के हर काम में, हर उसके फैसले में कोई हिकमत पोशीदा होती है। अगर मैं उधर नहीं जा सका तो अल्लाह ताला ने मुझे इधर जो है ना अच्छा रोज़गार अता फरमा दिया, और जो इल्मी खिदमात हैं वो मुझसे अल्लाह ताला ने पसंद फरमाई और मैं इस सिलसिले से वाबस्ता हो गया। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो जो मुक़द्दस मकामात हैं अल्लाह ताला फिर कभी मौका देगा तो फिर ज़ियारत हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत खूब आपका ये सिलसिला रहा। अच्छा फ़ारूकी साहब, यकीनन कोई भी शख्स कामयाब है तो उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर शजरे सायादार शख्सियत होती है कि जिसके बगैर इंसान समझता है कि मैं अगर वो शख्सियत मेरी ज़िंदगी में ना होती तो यकीनन मैं आज इस मुकाम पे ना होता। आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर बांधेंगे? सबसे पहले तो मालिक का लाख लाख शुक्र है, उसके बाद मेरे वालिदैन, बिलखुसूस मेरी वालिदा मुहतरमा। वैसे तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी दुआएं शामिल हाल रहती हैं हर वक्त। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए दुआएं करती हैं और बड़ी दुआएं करती थी मेरे लिए कि अल्लाह मेरे पुत्र को बड़ा ओहदा दे दे, या अल्लाह मेरे पुत्र को कामयाबी अता फरमा। जिस तरह उनका अपना एक मतलब अंदाज था। हाँ जी, तो उनकी दुआएं, और उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में दोस्त बड़े अच्छे मिले। हर मौका पर अल्लाह पाक ने बड़े अच्छे दोस्त अता फरमाए, बड़े उन्होंने मुफीद मशवरों से नवाजा और हर लिहाज से मेरे से तावन भी किया। और उसके बाद मेरी शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे जो बीवी मिली है ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो इंतहाई वफादार, सलीका शार और कानिया, साबिरा और शाकिरा बीवी है। कि जब मेरी शादी हुई है तो मैं जॉबलेस था। अगर जॉब थी भी तो वो मतलब थोड़े से पैसे थे, उसका मुआवजा था, उससे मतलब को प्रॉपर घर नहीं चल सकता था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक ने मेरी बीवी को इतना सब्र दिया था, इतनी कनात पसंद थी कि कभी उसने अपनी ज़ुबान पर शिकवा नहीं लाया। किसी भी तरह मुझे कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि मेरा रोज़गार इतना अच्छा नहीं है, मेरे माली हालात बड़े टफ हैं, या मेरे पास अपना घर नहीं है। तो 2-3 साल 4 साल जो थे ना अवाइल मतलब शादी के, उसमें 2 बच्चे भी अल्लाह ने दिए, लेकिन इसके बावजूद उस अल्लाह की बंदी ने मुझे कभी परेशान नहीं होने दिया और ना कभी इस चीज़ का महरूमियों का एहसास होने दिया। ये सेहरा उसके सर जाता है। फिर इसी वजह से मुझे ये बड़ा हौसला मिला
और मेरी हौसला अफजाई करती रहती थी। आज भी वो मेरी हौसला अफजाई करती हैं, आप आगे पढ़ें, तरक्की करें। तो फिर उन्हीं की वजह से मैं बड़ा मुतमईन हो गया, मतलब मैं बड़ा कॉन्फिडेंशियल था कि मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अल्लाह पाक ने जो है ना, वो मेरा ख्याल है इन्हीं बच्चों की, इन्हीं मेरी वालिदा की दुआओं की बरकत से, इन्हीं मेरी जो है ना बीवी मेरी जो है ना उसकी दुआओं की वजह से, या उसके साथ उसकी वफादारी की वजह से, उसके ताउन की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा अच्छा रोज़गार अता फरमाया है। बहुत खूब, माशाल्लाह। ये जो आपने शख्सियत का नाम लिया है, ये यकीनन इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। अच्छा फ़ारूकी साहब, आप ज़िंदगी में कभी किसी एक शख्सियत से मुतासिर हुए हों और उसकी क्या वजह है? वैसे तो इल्मी शख्सियात बहुत सारी हैं जिनसे बंदा मुतासर होता है, लेकिन जो मेरा अपना एक मिजाज था, उस मिजाज के लिहाज से मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की शख्सियत से इंतहाई मुतासर हुआ हूँ। उनको मैंने पढ़ा भी है, फिर उनके हालात ज़िंदगी पढ़े हैं, फिर उनकी जो काविशें थी, उनकी जो काज थी सियासी हवाले से, मतलब मैं उनसे बड़ा मुतासर हुआ हूँ। बहुत खूब, बहुत अजीम रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा सर, फ़ारूकी साहब, ये है कि हर बंदे को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है, और औलाद ही इंसान का एक पहचान होती है, एक सरमाया होती है। आप अपने बेटों से क्या उम्मीद रखते हैं कि मैं अपने बेटे को 10 से 15 साल बाद इस मुकाम पे देखूं? अगर मैं उस मुकाम पे देखूं तो मेरा मन एक दफ़ा, जैसे पंजाबी में कहते हैं, कि ठंडा हो जाए। तो अपने बेटे से क्या उम्मीद रखते हैं, उसको किस फील्ड में लाना चाहेंगे? मैं सिर्फ बेटों के लिए ही नहीं सोचता, बेटियों के लिए भी सोचता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। तो मेरी ये कभी भी ख्वाहिश दिल में पैदा नहीं हुई, ना मेरी बीवी की, कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे ओहदों पर जाएं, बड़ी बड़ी सीटें हासिल करें। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी सबसे पहली जो बच्चों के मतलब सोच या ख्वाहिश है वो यही है कि ये अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे मुसलमान बनेंगे। बिल्कुल। तो आज जो मादियत परस्ती का दौर है, सरमायादाराना दौर है, इसमें सरमाया की दौड़ और मुसाबकत में सब जो है पेश हैं। तो इससे कतई नज़र मैं अपने बच्चों के मतलब ये सोचता हूँ कि ये तालीम याफ्ता हूँ और माशरे के लिए ये मुफीद बने। ये मेरी ख्वाहिश है कि अच्छे इंसान बने। बहुत खूब, ये आपकी सोच है। यकीनन जब बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे तो उनको अच्छा रोज़गार भी मिलेगा, लोग उनकी इज़्ज़त भी करेंगे और आपकी पहचान भी होगी। अच्छा सर, आपकी ज़िंदगी का एक और नहायत अहम पहलू है जिसकी वजह से आपकी पहचान भी है, वो है हिकमत। हिकमत से यानी आप वाबस्ता हैं। हिकमत का शौक़ कब और कहाँ से हुआ और ये तजर्बा आपका कैसा रहा? हाँ, बचपन में ही मैं देखता था कि मेरे बड़े भाईजान जो हैं वो हिकमत करते थे, तो घर में ही उन्होंने सारा सामान वगैरह रखा होता था। तो बचपन से ही मैं उनसे बड़ा वाबस्ता रहा, तो इससे मुझे शौक़ पैदा हुआ। हाँ ना, तो पहले थी शुद्ध बुद्ध थी हिकमत के हवाले से। तो फिर मैंने जो है ना बाज़ाब्ता दाखिला भी लिया तिबिया कॉलेज में, और 4 साल जो कोर्स है वो मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने जो है ना इसकी प्रैक्टिस शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है। तो ये बचपन से ही वो भाई की वजह से मेरा जो दिल में शौक़ पैदा हुआ। बहुत खूब, ये है आपका सिलसिला। यकीनन हमारे मुआशरे को ज़रूरत है पढ़े लिखे डॉक्टरों की भी, क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा सर, हमारी नौजवान नस्ल जो कि हमारा असली सरमाया है, अगर आज हम इस मुल्क की बाग दौड़ संभाले हुए हैं तो कल को वो भी इस मुकाम पे आने वाले हैं। अपने अजीज़ शागिर्दों और इस मुल्क के नौजवान तलबा के नाम एक पैगाम दें। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इसमें जो क्रिएटिविटी है, तख्लीकी सलाहियतें हैं, बच्चों में उनका बहुत फुकदान है। क्योंकि नंबरों की दौड़ है, हर तरफ आप देखते हैं कि बैनर्स लगे होते हैं, फ्लैक्सें लगी होती हैं। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे इदारे में बच्चे ने इतने नंबर हासिल किए हैं, बोर्ड में पोजीशन हासिल की है।
जबकि उनमें तख्लीकी सलाहियतें ना होने के बराबर हैं। साइंस के तलबा को देख लें तो वो किताबें रटाई जा रही हैं, फार्मूले याद करवाए जा रहे हैं। आर्ट्स की तरफ देख लें, मतलब उनमें तख्लीकी सलाहियतें जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर ये हम पैदा करें, मेरे असातिज़ा के नाम भी मतलब मेरा पैगाम है या उनसे मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों में तख्लीकी सलाहियतें जो है ना उनमें पैदा करें, उनमें निखार लाने की कोशिश करें। बच्चा जो उसका मिजाज है, जो उसकी पसंद है, जिस शोबे में उसकी दिलचस्पी है, उस्ताद को चाहिए कि वो एक ही लाठी से घोड़े और गधे को ना हाँके, बल्कि उनमें ये देखते हुए कि ये बच्चे का रुझान किस तरफ है, इस बच्चे का शौक और मैलान किस तरफ है, तो उसी तरफ बच्चे की जो है ना वो रहनुमाई की जाए और उसकी हौसला अफजाई की जाए। अच्छा सर, असगर फ़ारूकी साहब, आपसे एक अहम सवाल ये है कि जब आपकी लेक्चरशिप हुई उस वक्त आपकी तालीम क्या थी? मेरी तालीम मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज़ MA मैंने किया हुआ था, तो उसकी बेस पे ही मेरी जॉब हुई है। MA की बेस पे, लेकिन यहाँ पर तो MPhil, PhD और स्कॉलर लोग मौजूद हैं और अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हैं कि हमें अभी तक जॉब नहीं मिली। आपकी MA की बेस पे जो जॉब हुई उसमें क्या इनफरादियत थी, क्या ऐसा था कि आज के PhD लोग वैसे फिर रहे हैं? इसमें क्या लॉजिक आप समझते हैं? हमारे यहाँ ये होता है कि लोगों ने 2-2, 3-3 MA किए होते हैं। MA उर्दू कर लिया, MA अरबी कर लिया, MA इस्लामियात कर लिया, MA इकनॉमिक्स कर लिया। लेकिन मुझे किसी साहिब ने मशवरा दिया था कि आपको 2-3 MA करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज सिविलाइजेशन का दौर है। आपने जिस सब्जेक्ट में MA किया है ना, आप उसी में ही अपनी ग्रिप पैदा करें। तो इसलिए फिर मैंने अपने सिलेबस को बार बार पढ़ा, चूँकि मेरा दरस निज़ामी से भी सिलसिला रहा, वास्ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैंने फिर अपने जो सब्जेक्ट था, मेरा जो सिलेबस था, मैंने उसको थॉरोली फिर पढ़ा, उसमें मेरी दिलचस्पी भी थी। तो इसलिए मैं बड़ा मुतमईन था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रहमत भी शामिल हाल थी। तो मैं बड़ा मुतमईन था अपने सब्जेक्ट के हवाले से। मैंने जब रिटर्न दिया है, जब उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया है, फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन रहा कि मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड है। इस सब्जेक्ट पे कमांड इनकी मेन खूबी है जिसकी वजह से ये लेक्चर में कामयाब रहे। अच्छा असगर फ़ारूकी साहब, हमारे माशरे में एक ट्रेंड पाया जाता है जिसको हम पंजाबी कहते हैं भेड़ चाल। एक बंदा MA कर रहा है इंग्लिश, तो दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, चौथा भी कर रहा है। इसी तरह बाज़ लोग ये कहते हैं कि MA उर्दू का बहुत स्कोप है, लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, लेकिन उन सभी को जॉब नहीं मिलती। लोग जॉब के मामले में बड़े परेशान हैं। तो फील्ड सिलेक्शन स्टूडेंट को किस तरह करनी चाहिए, इसके हवाले से रहनुमाई फरमाइए। हाँ, इसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब आपने इंटर कर लिया, अगर BS करना चाहते हैं या आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद MA करना चाहते हैं, तो देखें कि आपकी दिलचस्पी किस सब्जेक्ट में है। जिसमें दिलचस्पी है आप उसी में ही मास्टर करें या उसी में ही BS करें। तो हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि वो आपकी बात भेड़ चाल की तरह कि इसमें बड़ा स्कोप है, इसमें बड़ा स्कोप है, ये नहीं देखना चाहिए। बल्कि आपको जिस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है उसमें अगर आपकी कमांड है, आपकी ग्रिप है, तो कोई भी आपको जो है ना सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकता। आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको दिलचस्पी होनी चाहिए। हम सिर्फ जॉब के स्कोप के नज़रिए से जो है ना हम MA कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो है ना मतलब इतनी मतलब काबिलियत, इतनी सलाहियत उस सब्जेक्ट के हवाले से नहीं होती, इतनी दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए वो सरसरी से MA किया और जनाब अप्लाई कर दिया। आप जिसमें भी MA करते हैं, फारसी में कर लें, आज उसको कोई पूछता ही नहीं, फारसी में कर लें, किसी भी सब्जेक्ट में कर लें, पंजाबी में कर लें, अगर आपको उसमें कमांड है, दिलचस्पी है और नॉलेजफुल है आप, तो आप बिल्कुल कामयाब हैं। यानी मौलाना सर का नज़रिया ये है कि आप जिस फील्ड में महारत रखते हैं उसको अगर लेके चलेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। अच्छा असगर साहब, आप एंड पे हमें अपना पसंदीदा शेर सुना दीजिए जिसको आप अपनी ज़िंदगी का फेवरेट शेर समझते हैं, नाजरीन से उसको ज़रूर शेयर करिए। हाँ, ज़िंदगी में बड़े हालात बदल बदल के आते हैं। कभी महरूमियों का सामना होता है, परेशानियाँ आती हैं, माली मसाइल का शिकार हो जाता है। तो ऐसे हालात मुझ पर भी रहे हैं यकीनन।
तो ऐसे हालात में जब इस तरह की कैफियत तारी होती थी कि अब मायूसी आने लगी है, तो मैं जिगर मुरादाबादी साहब का जो शेर है ना वो पढ़ लिया करता था, दोहरा लिया करता था, कभी सरे महफिल दोस्तों के सामने पढ़ लिया करता था कि तूले शबे फिराक से घबरा न ए जिगर, तूले शबे फिराक से घबरा न ए जिगर, ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर ना हो। बहुत खूब जी, ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर ना हो। बहुत ही कमाल का शेर फ़ारूकी साहब से हमें सुनने को मिला। तो नाजरीन, अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इस पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।